नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 की जो अंतरा भाग 1 ऐच्छिक हिंदी की पुस्तक है उसका गद्य खंड से संबंधित अध्याय नंबर 7 प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय के जो रचयिता हैं वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म सन 1917 ईस्वी को होता है और इनका देहांत 1964 ईस्वी को होता है। इनका जन्म श्योपुर कस्बा ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता है। इनके पिता पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे। बार बार पिता की बदली होने के कारण मुक्तिबोध की पढ़ाई का क्रम टूटता जुड़ता रहा। इसके बावजूद उन्होंने सन 1954 ईस्वी में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। पिता के व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण उनमें ईमानदारी, न्यायप्रियता और दृढ़ इच्छा शक्ति के गुण विकसित हुए। लंबे समय तक नया खून साप्ताहिक जो पत्रिका थी उनका संपादन करने के बाद उन्होंने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव मध्य प्रदेश में अध्यापन कार्य किया था। मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष और विरोधों से भरा रहा। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन किया जिसका प्रभाव उनकी कविताओं पर दिखाई देता है। पहली बार उनकी कविताएं सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में छपी थी। तार सप्तक में 7 कवियों को शामिल किया जाता है। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि भी लिखे थे जो कवि द्वारा लिखे गए गद्य का अद्भुत नमूना है। मुक्तिबोध एक समर्थ पत्रकार भी थे। उनकी ये विशेषताएं अगली पीढ़ी को रचनात्मक ऊर्जा देती हैं। मुक्तिबोध नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनकी संवेदना और ज्ञान का दायरा अत्यंत व्यापक है। गहन विचारशीलता और विशिष्ट भाषा शिल्प के कारण उनके साहित्य की एक अलग पहचान है। स्वतंत्र भारत के मध्यम वर्ग की जिंदगी की विडंबनाओं और विद्रूपताओं का चित्रण उनके साहित्य में है और साथ ही एक बेहतर मानवीय समाज व्यवस्था के निर्माण की आकांक्षा भी। मुक्तिबोध के साहित्य की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है आत्मालोचन की प्रवृत्ति। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, एक साहित्य की डायरी आदि उनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। 6 खंडों में प्रकाशित मुक्तिबोध रचनावली में उनकी सारी रचनाएं अब एक साथ उपलब्ध हैं। यहाँ उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एक साहित्य की डायरी का एक निबंध प्रस्तुत है। नए की जन्म कुंडली 1 में लेखक ने व्यक्ति और समाज के बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त चेतना को नए के संदर्भों में देखने की कोशिश की है। लेखक का मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना को ही नया मानना चाहिए। लेखक का यह भी कहना है कि संघर्ष और विरोध के निष्कर्ष को व्यवहारिकता में नए जीने के कारण ही हम पुराने को छोड़ देते हैं किंतु नए को वास्तविक रूप में अपना नहीं पाते। प्रमुख शब्दार्थ है शिकंजा मतलब जकड़, मस्तिष्क तंतु मतलब मस्तिष्क की शिराएं, रोमांटिक कल्पना मतलब ऐसी कल्पना जिसमें प्रेम और रोमांच हो। ओड डू वेस्ट विंड का अर्थ है अंग्रेजी कवि शैले की रचना। ये एक अंग्रेजी कवि है, उसकी रचना का नाम है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये गणित का एक सूत्र है। अभिधार्थ मतलब शब्द का सामान्य अर्थ, 3 शब्द शक्तियों में से एक का बोध कराने वाली। तो यहाँ शब्द शक्तियाँ दे रखी हैं। सबसे पहले दी है अभिधा शब्द शक्ति। इसमें क्या होता है, शब्दों की वह शक्ति जिससे उनके नियत अर्थ ही निकलते हैं। कोई शब्द सुनते ही उसके अर्थ का जो बोध होता है वह इसी शक्ति के द्वारा होता है। इसे वाच्यार्थ भी कहते हैं।
लक्षणा शब्द की वह शक्ति जो मुख्य अर्थ के बाधित होने पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए मुख्य अर्थ से संबद्ध किसी लक्ष्यार्थ का बोध कराती है। व्यंजना क्या होती है? शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अर्थात अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थों के अलावा ध्वनि के रूप में कुछ विशेष अर्थ निकाला जाता है। तो ये तीन शब्द शक्तियां हैं, अभिधा जिसको वाच्यार्थ भी कहते हैं, लक्षणा जिसको लक्ष्यार्थ कहते हैं, व्यंजना जिसको व्यंग्यार्थ कहते हैं। ये व्यंजना जो है ये इन दोनों को छोड़कर कोई तीसरा ही अर्थ निकालती है। ध्वन्यार्थ मतलब वह अर्थ जिसका बोध व्यंजना शब्द शक्ति से होता है। व्यंग्यार्थ मतलब किसी शब्द या वाक्य का उसके साधारण अर्थ से भिन्न वह अर्थ जो उसकी व्यंजना शक्ति से निकलता है। जैसे यदि हम किसी से व्यंग्यपूर्वक कहें कि आपने हम पर बहुत कृपा की, तो इसका व्यंग्यार्थ होगा कि आपने हमारे साथ बहुत अनुचित व्यवहार किया है। अनुचित शब्द में अगर उपसर्ग और मूल शब्द पूछें तो इसमें अन जो है, अन के नीचे हलंत, ये तो इसमें उपसर्ग है, और उचित जो है ये इसका मूल शब्द है। ऊ की मात्रा इस न में लग गई तो ये अनुचित बन गया। अच्छन का अर्थ होता है छिपा हुआ या फिर ढका हुआ। हृदय भेदक प्रक्रिया होती है हृदय को भीतर तक प्रभावित करने वाली एक क्रिया। निजत्व होता है स्वयं का या अपनी विशेषता। एड़ा वेड़ा होता है टेढ़ा मेढ़ा। इंटीग्रल अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है अभिन्न। आत्म प्रकटीकरण का अर्थ होता है अपने मन की वास्तविकता प्रकट करना, मन की बात कहना। यशस्विता का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, अत्यधिक यश या प्रसिद्धि। उल्कापिंड का अर्थ होता है ऐसे पत्थरनुमा टुकड़े जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। अप्रत्याशित में का अर्थ होता है अनसोचा, जिसकी आशा न हो, उम्मीद न हो। अप्रत्याशित में दो उपसर्ग है, एक तो अ और एक है प्रति, और मूल शब्द जो है वो है इसका आशा, और इसमें एक प्रत्यय है इत प्रत्यय। अ प्रति ये उपसर्ग है, आशा मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। खरब है भारतीय गणना में 100 अरब की संख्या। वस्तु स्थिति है वास्तविक स्थिति। सप्रसन्नता अर्थ है प्रश्न के साथ, जिसके साथ प्रश्न जुड़ा हो। सर्वतोन्मुखी इसका संधि विग्रह करेंगे तो ये गुण संधि में आता है, इसका हो जाएगा सर्वत धन उमुखी, सभी ओर से या सभी दिशाओं की ओर। अन्य शब्दार्थ हैं अनुचित बुरा, अनुभूति मतलब संवेदना। ये अनुभूति है, इसमें तो अनुपसर्ग है, अनु उपसर्ग और भूत मूल शब्द और ई इसमें प्रत्यय है, और इस अनुचित में अन उपसर्ग है और उचित मूल शब्द है। चौखटा मतलब प्रेम, क्रूरता, हिंसक व्यवहार। प्रवृत्ति होता है स्वभाव, बुनियादी होता है आधार स्वरूप। सबब का अर्थ होता है कारण, तेज होता है क्रोध का आवेश, अवलंबन होता है सहारा, ह्रास होता है पतन, भद्र होता है शिष्ट, भान होता है आभास। नए की जन्म कुंडली एक के माध्यम से लेखक ने दिखाने की कोशिश की है व्यक्ति तथा समाज के बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त चेतना को नए संदर्भ में। लेखक ने भारतीय परंपरा का एक विचित्र परिणाम किसको माना है? व्यक्ति को माना है। लेखक ने व्यक्ति के दिमाग को लोहे का शिकंजा व सुनार की छोटी चिमटी कहा है। क्यों? क्योंकि वह बारीक व छोटी बातों को सूक्ष्म रूप और मजबूती से पकड़कर सामने रखता तो ऐसा लगता कि वे साक्षात और जीवंत हो। सौंदर्य में रहस्य न हो तो वह क्या है? एक खूबसूरत चौखटा है। लेखक को दूरियों का अच्छा व बुरा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि दूरी हमारी गति को एक चुनौती देती है
और बुरा इसलिए लगता है कि मित्रों के बीच दूरी खटकती है। तो दूरी के बारे में पूछता है कि दूरी की अच्छाई और बुराई लेखक को क्या लगती है। वह स्वयं एक भूल का नक्शा है, व्यक्ति मित्र ने लेखक से कहा। लेखक ने व्यक्ति मित्र से पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना के बारे में पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? संयुक्त परिवार का ह्रास। लेखक ने व्यक्ति मित्र से पिछले 20 वर्षों की सबसे बड़ी भूल के बारे में पूछा तो उसने क्या जवाब दिया कि साहित्य के पास सामाजिक सुधार का कोई कार्यक्रम न होना। अंतिम क्वेश्चन है इस अध्याय का, लेखक के व्यक्ति मित्र ने समाज की बुनियादी इकाई किसको माना है? परिवार को माना है। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब शुरू करते हैं अध्याय नंबर 8 जो गद्य खंड से संबंधित है। नेक्स्ट अध्याय है अध्याय नंबर 8 जिसके रचयिता है पांडे बेचैन शर्मा उग्र। इनका जन्म सन 1900 ईस्वी को होता है और इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी को होती है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार नामक ग्राम में होता है। परिवार के अभाव के कारण उन्हें व्यवस्थित शिक्षा पाने का सुयोग नहीं मिला था, मगर उनकी नैसर्गिक प्रतिभा और साधना से उन्होंने अपने समय के अग्रणी गद्य शिल्पी के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपने तेवर और शैली के कारण उग्र जी अपने समय के चर्चित लेखक रहे हैं। अपने कवि मित्र निराला की तरह उन्हें भी पुरातन पंथियों के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा। पत्रकारिता में उग्र जी का सक्रिय संबंध था। वे आज विश्वामित्र, स्वदेश, वीणा, स्वराज्य और विक्रम के संपादक रहे, लेकिन मतवाला मंडल के प्रमुख सदस्य के रूप में उनकी विशेष पहचान है। उग्र जी ने शताधिक कहानियां लिखी हैं जो पंजाब की महारानी, रेशमी, पोली मारत, चित्र विचित्र, कंचन शिकाया, काल कोठरी, ऐसी होली, खेलो लाल, कला का पुरस्कार आदि में संकलित है। चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, मनुष्यानंद आदि अनेक यथार्थवादी उपन्यासों की रचना उन्होंने की है। कहानी और उपन्यास के अतिरिक्त आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र आदि के क्षेत्रों में भी उनकी लेखनी गतिशील रही है। उनकी आत्मकथा अपनी खबर साहित्य जगत में बहुचर्चित है। उन्होंने महात्मा ईसा नाटक और ध्रुव धारण खंड काव्य की भी रचना की है। उग्र जी की कहानियों में भाषा सरल, अलंकृत और व्यवहारिक है। उग्र जी की कहानियों की भाषा सरल, अलंकृत और व्यवहारिक है, जिसमें उर्दू के व्यवहारिक शब्द भी अनायास ही आ जाते हैं। भावों की मूर्तिमंत करने में उनकी भाषा अत्यधिक सजीव और सशक्त कही जा सकती है, जो पाठक के मर्म स्थल पर सीधा प्रहार करती है। भावों के अनुरूप उनकी शैली में व्यंग्य परक है। उनकी कहानियों में उसकी माँ, सांप, कला का पुरस्कार, जल्लाद और देशभक्ति आदि प्रसिद्ध है। उग्र जी प्रेमचंद युगीन कहानीकार हैं, इसलिए उस समय की मुख्य प्रवृत्ति समाज सुधार उनकी कहानियों में भी मौजूद है। उसकी माँ कहानी देश की दुर्वस्था से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह को नए रूप में प्रस्तुत करती है। यह युवा पीढ़ी देश की दुर्वस्था का जिम्मेदार शासन तंत्र को मानती है तथा इस शासन तंत्र को उखाड़ फेंकना चाहती है। दुष्ट व्यक्तिनाशक राष्ट्र के सर्वनाश में अपना योगदान ही इस पीढ़ी का सपना है। यथार्थ के तूफानों से बेपरवाह यह पीढ़ी जानती है कि नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है, जो संवारा गया है वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। क्रम के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की सहस्त्र भुजाओं की सखियां हैं। नई पीढ़ी का यह विद्रोही स्वर जहां राजसत्ता के विद्रोह की मशाल लिए खड़ा है, वहीं पूर्ववर्ती पीढ़ी का बुद्धिजीवी समाज अपने सुविधा के लिए राजसत्ता के तलवे चाटने को
तैयार है। इन दोनों के बीच खड़ी है एक माँ जो अपना बेटा चाहती है, अपना लाल और उसकी खुशहाली। समाज के दो सिरों के बीच खड़ी ममतामयी माँ लाख कोशिशों के बावजूद व्यवस्था की चक्की से अपने बेटे को बचा नहीं पाती। पूरी कथा में व्याप्त तत्कालीन जनमानस, स्वाधीनता आंदोलन तथा माँ की ममता का सजीव चित्रण पाठक को उद्वेलित करता है। पुष्ट का अर्थ होता है पीढ़ी, फरमाबरदार होता है आज्ञाकारी या सेवक, पाजीपन होता है बदमाशी, दुर्वस्था होता है बुरी हालत, हसौड़ होता है हंसमुख प्रवृत्ति का, नीति मर्दक कानून होता है नीति को मानने वाला या नष्ट करने वाला कानून, बंगड़ होता है शरारती, ब्यालू होता है रात का भोजन, बाल अरुण होता है सुबह सुबह का सूर्य जो लालिमा युक्त हो। अन्य शब्दार्थ हैं ढीठ का अर्थ होता है धृष्ट, त्रास का अर्थ होता है अनिष्ट होने का भय, बरबस होता है जबरदस्ती, वज्रपात होता है अचानक आई बड़ी विपत्ति या मुसीबत। स्वाधीन, स्वधन, अधीन मतलब खुद पर अधीन, मगर यहाँ स्वाधीन का अर्थ है आजाद, जो खुद के अधीन हो वो आजाद होता है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। स्वधन अधीन। सुरमई सफेदी के लिए हल्का नीला रंग, ठेस होता है आघात, हरारत होता है हल्का बुखार, दुर्दशा होता है बुरी अवस्था। उसकी माँ कहानी प्रस्तुत करती है देश की दुरावस्था से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह को नए रूप में। देश की युवा पीढ़ी दुरावस्था का जिम्मेदार किसको मानती है? मौजूदा शासन तंत्र को। लेखक के घर पुलिस सुप्रीडेंट आए थे। कॉलेज में पढ़ने वाले पड़ोसी लड़के लाल की तहकीकात करने के लिए। लाल के माता पिता थे, लाल की माता थी जानकी देवी और पिता थे स्वर्गीय रामनाथ। रामनाथ कार्य करते थे जमींदारी के मुख्य मैनेजर का। तुम सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो, ये लेखक ने लाल से कहा था। जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो उसका सर्वनाश हो जाए, ये लाल ने लेखक चाचा से कहा था। लाल के सहपाठी मित्र ने उसकी बूढ़ी माँ की तुलना किससे की? भारत माता से। शासन प्रणाली के बारे में लाल के मित्र बतियाते थे, सरकार ने शिक्षा को पंगु और जनता को कानून के द्वारा पराधीन बनाया है। जानकी पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी। उसके बेटे व उसके मित्रों को पुलिस झूठे आरोपों में पकड़कर ले गई थी। ऊंची अदालत ने लाल व उसके साथियों के विरुद्ध क्या फैसला सुनाया? 10 साल की सजा और फांसी। दिवाकर थमा रहेगा, अरुण रथ लिए जमा रहेगा, मैं बंगड़ यह वह सभी तेरा इंतजार करेंगे। लाल द्वारा जेल से भेजे गए अंतिम पत्र में लिखा था। मैं खुद लाल और ये उसके सहपाठी थे, इन सभी का नाम उन्होंने अपने पत्र में दिया था। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।